नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड या इसके अलावा जितनी भी भर्ती परीक्षा एजेंसी है उनके द्वारा हाल ही के दौरान राजस्थान से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। उन प्रश्नों के क्रम में हम देख पा रहे हैं आजकल की राजस्थान में जितने भी कार्यरत संवैधानिक अथवा गैर संवैधानिक जितने भी जो निकाय हैं, बोर्ड हैं, सलाहकारी संस्थाएं हैं, उनके बारे में आजकल आरपीएससी के द्वारा या आरएसएसएमबी बोर्ड के द्वारा काफ़ी सवाल ऐसे पूछे जाने लगे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज एक नई एमसीक्यूज की एक कड़ी शुरू करी है। उस कड़ी के दौरान हम आप लोगों के साथ इस वीडियोस के माध्यम से कुछ आयोग अभी आपके साथ शेयर करेंगे, उनसे जुड़े हुए सवाल कुछ शेयर करेंगे जो आपके आगामी आने वाली जितनी भी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें काफ़ी लाभकर सिद्ध हो सकते हैं। उसी कड़ी के अंदर हम देख रहे हैं कि इस बोर्ड के माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन निकायों में से कुछ निकाय संवैधानिक है अर्थात संविधान में उनका उल्लेख है। इसके अलावा कुछ ऐसे उपबंध बनाए गए हैं जिसके माध्यम से नागरिकों को और ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए बहुत सारे ऐसे अधिकारों के साथ उनको लेस करने के उद्देश्य से जैसे सूचना आयोग है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आयोग हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रश्न अभी हाल ही के दौरान पूछे जाने लगे हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है अथवा इसको कह सकते हैं गैर सांवैधिक एक निकाय है। और ये निकाय ये सुनिश्चित करता है कि राज्य के अंदर जितने भी जो नागरिक निवास कर रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से जो है कोई कष्ट उनको नहीं उठाना पड़े या फिर उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनमें किसी प्रकार की सेंध नहीं लग सके या फिर उसका हस्तक्षेप नहीं हो। उसके लिए राज्य सरकार ये सुनिश्चित करती है कि एक आयोग के माध्यम से सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा कर सके। तो ये सारे मैंने आपको चीज़ें अभी बताई। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अधिकार है आयोग है उसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं मैच करके आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन भी कब हुआ। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं अगर समिति का चयन किया जाता है, और राज्य के समानांतर देखा जाए तो राज्य के अंदर समिति का गठन जब करते हैं तो इसका सदस्य अथवा इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है। तो चलिए मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो होता है 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सदस्य की कौन करता है, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, इसके बारे में मैं पहले राज्य मानवाधिकार आयोग से पहले बताऊंगा। अगर अध्यक्ष और सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 इसके सदस्य होते हैं। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है और उस समिति के अंदर प्रधानमंत्री तो एज ए अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष हो गए, इसके अलावा विपक्ष के नेता हो गए, गृह मंत्री हो गए और लोकसभा अध्यक्ष हो गए, गृह मंत्री हो गए, विपक्ष का नेता हो गए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता से इसको चुना जाता है। सदस्यों की अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की बात करें तो होते हैं 5+1 अर्थात एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा 5 इसके सदस्य होते हैं। अगर बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल होता है 3/70 अथवा कह सकते हैं कि या तो उनके 3 साल पूरे हो जाए या उनकी 70 साल की उम्र हो जाए। दोनों में से अगर एक चीज पहले पूरी हो जाती है तो उस सदस्य अथवा उस अध्यक्ष का कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसा कब हुआ? ऐसा हुआ है संविधान संशोधन 2000 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पहले इनकी जो अपना जो कार्यकाल हुआ करता था वो 5 साल का हुआ करता था, उम्र इनकी यथावत जितनी अभी देख पा रहे हैं 70 साल है। तो पहले 5/70 हुआ करती थी और वर्तमान में इसको 3/70 इसको कर दिया गया। अब बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की तो अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष हैं और इसके अलावा 5 इसके सदस्य हैं। अब समानांतर रूप से मैं बात करने वाला हूं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, इसके अलावा इसने कार्य करना शुरू या इसका कार्य करना प्रारंभ कब करा, इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए 18 जनवरी 1999 को
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, लेकिन इसका कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 को इन्होंने कार्य करना शुरू किया। इसका मतलब 22-23 साल अभी इनको हो गए। बात करते हैं इनकी नियुक्ति की, तो नियुक्ति इनको कौन देता है? नियुक्ति देता है इनको राज्यपाल। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया जाता है, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर समिति का गठन किया जाता हो, उसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग के समानांतर रूप से देखा जाए तब वहां पे ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और विधानसभा का अध्यक्ष, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो चलिए ये बात मैंने आपको बताई। अब मैं बात करता हूं आपको इसके सदस्यों की। सदस्यों की अगर बात करें तो यहां पे 2 सदस्य होते हैं, मात्र 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य पहले नहीं थे, इससे पहले जो थे वो थे कितने? 4 सदस्य थे। 4 सदस्यों की आप बात अगर मैं आपको बताऊं तो 2006 में 2000 का जो संविधान संशोधन हुआ राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर, तो उसके अंदर जो सदस्यों की संख्या कर दी गई 1/2, अर्थात 1 अध्यक्ष होगा और 2 इसके सदस्य होंगे। बात करते हैं इनके अध्यक्ष की, तो अभी गोपाल कृष्ण व्यास इसके क्या बन गए हैं? अध्यक्ष। गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा महेश कुमार गोयल इसके सदस्य हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें बताई कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, उसने कार्य प्रारंभ करना कब शुरू करा, इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, पहले सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 1/4 हुआ करती थी। 1/2 कब हुई है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है और कौन इनको निर्वाचित करता है? तो निर्वाचन को राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाता है और उसके बाद वो चुन करके इनको भेजते हैं। ये सारी मैंने आपको राज्य मानवाधिकार अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार की जितनी पृष्ठभूमि, जिसकी जो सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं आगे इनके एमसीक्यू से जुड़े हुए प्रश्नों की। चलिए बात करते हैं कि पहला प्रश्न है जो राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आजकल बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से देखने को अपने को मिल रहे हैं। तो मैं प्रश्न को पढ़ता हूं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिनका अध्यक्ष कौन होता है? मैं आपको पहले से बताता हुआ चल रहा हूं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं, जबकि अगर राज्य स्तर की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। इसके साथ में अगर आपको सदस्य बोल दिया जाए तो वहां पे आपके गृह मंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे और मुख्यमंत्री स्वयं तो है ही है। तो ये सवाल को जो आंसर होगा बी, अर्थात मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया जाएगा और उसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अथवा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। चलिए ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल कोई भी नहीं है, और यहाँ पे आंसर चला जाएगा मुख्यमंत्री। तो ये पहला प्रश्न अपन ने पढ़ा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो मैं बात करूं 18 जनवरी 1999। देखो 2 चीजें हैं। गठन मैंने आपको बताया था 18 जनवरी 1999 को, अर्थात 18 जनवरी 1999 को इसने क्या किया? इसका गठन हो गया, लेकिन कार्य प्रारंभ 2 चीजें हैं। 20 मार्च 2000 को इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू करा। 20 मार्च 2000 को ये इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू करा, अर्थात इसने कार्य प्रारंभ तब शुरू करा जबकि इसका गठन जो है वो राजपत्र में, या जिसको कह सकते हैं कि गजट नोटिफिकेशन में 18 जनवरी 1999 में इसका क्या हो गया था? गठन हो गया था। तो ये इसका उत्तर ये हो गया। सवाल 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि इसने कार्य प्रारंभ करना कब शुरू करा, तो सवाल का उत्तर होगा 20 मार्च 2000 को। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए अगला सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ध्यान से सुनिए प्रश्न को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है?
गृह विभाग के मंत्री द्वारा किसी सदस्य को कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल नए सदस्य को नियुक्त करके उसे अध्यक्ष बनाएंगे, ये भी बिल्कुल सही नहीं है, अर्थात इसको अपन गलत कह सकते हैं, दोनों गलत हो गए। मुख्यमंत्री शेष सदस्यों में से, मुख्यमंत्री के पास में अगर शेष सदस्य हैं उनमें से किसी एक सदस्य को नियुक्त करके उसे अध्यक्ष बनाएंगे, ये भी गलत है। अध्यक्ष बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जो सदस्य ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। अर्थात नंबर 4, राज्यपाल से सदस्यों में से एक सदस्य को प्राधिकृत कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको अध्यक्ष बना सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सदस्य के तौर में कार्य कर रहा होता है तो उसकी सामान्यतः उसके पास में सारी जानकारी होती है, तो अपने आप में बड़ा विशिष्ट है कि किसी भी सदस्य को नया ना बना करके पुराने जो सदस्य ऑलरेडी जो कार्यरत हैं उन्हीं में से किसी को अध्यक्ष, जिसको कार्यवाहक कह सकते हैं, उसको बना करके कार्य संपादित करने के लिए उनको कहा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है? सवाल बड़ा बहुत शानदार सवाल है। यहाँ पे आपको अनुच्छेदों के बारे में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य मानवाधिकार को वित्तीय क्या कर सकता है, स्वायत्तता प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने की शक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग को मिली हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि विद्यार्थी सवाल को पूरा नहीं पढ़ते हैं, हाँ या ना जो सवाल है उसके मुख्य केंद्र बिंदु को कभी भी वो पढ़ नहीं पाते हैं और सवाल को वो गलत कर बैठते हैं। तो आपने है अथवा नहीं है, सही है अथवा गलत है, इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। चलिए बढ़ते हैं। अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, पहला है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के नीचे स्तर के नहीं होते हैं, दो है। आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है, बिल्कुल होती है। आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान होता है, ये बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ हो गया कि चौथा जो है, चौथे के अंदर और सारी चीजें तो सही हैं, लेकिन आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें हम पूरे पढ़ रहे हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है, बिल्कुल सही है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के निस्तर के बिल्कुल नहीं होते हैं। आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी भी होती, तभी मानवाधिकार आयोग किसी भी प्रश्न का, कभी किसी विषय का, किसी समस्या का हल अथवा उसकी जांच अपने लेवल पे उसको कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, उस जांच को केंद्रित कर सकता है। तो उसकी स्वयं की भी अपनी जांच एजेंसी होती है। तो लास्ट वाला जो इसका जो उत्तर नहीं है वो हो सकता है कि इसके अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके अंदर 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य और असत्य इन दोनों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, जैसा कि मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया। और सवाल पूछा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, यह कथन सत्य है अथवा असत्य है, इसके बारे में विचार करेंगे। इनका कार्यकाल 3/70 वर्ष होता है या नहीं है, इसके बारे में विचार करेंगे। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं कि बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल है। इनकी राय सरकार के लिए बाध्य नहीं है। अब इसके लिए आप जो पूछ रहे हैं तो वो क्या है? असत्य है, ये है, ये असत्य है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सत्य है। इसके अंदर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, नहीं साहब होते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं उनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा गजट नोटिफिकेशन अथवा जो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो संविधान है उसके अंदर ये लिखित है कि उनको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा सारी की सारी चीजें सही हैं। 3/70 वर्ष का मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता ही दिया कि पहले 5 वर्ष हुआ करता था, उसके बाद अभी इसको 3 वर्ष/70 वर्ष कर दिया गया।
ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल सही बात है। पहले 1/4 सदस्य हुआ करते थे, अब्लिक कह सकते हैं उसको, एक अध्यक्ष हुआ करता था और 4 इसके सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसको 1/2 कर दिया गया है। और राज्य सरकार के लिए बाध्य बिल्कुल नहीं है। राज्य सरकार इस राय को, मानवाधिकार को माने अथवा नहीं माने, क्योंकि ये एक सलाहकारी संस्था है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। इनमें किसी प्रकार की राज्य सरकार के पास ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि राज्य मानवाधिकार की आयोग की जो सलाह है उसको माने अथवा उस पर मानने के लिए बाध्य हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग में भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहे हैं। सवाल यही से पेचीदगी सवालों की आजकल बनने लगी है, जहां पे आपको यह पूछा जाने लगा है कि ऐसा कौन सा सदस्य था जो पहले विधानसभा का अध्यक्ष रहा, लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा, राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य रहा, फिर वो राष्ट्रपति बना, फिर वो राज्यपाल बना, किसी दूसरे राज्य के अंदर वो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना। सवाल ऐसे पूछे जाने लगे हैं जो विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि फैक्चुअल सवालों की ज्यादा जानकारी उनको नहीं होती। तो इस प्रश्न के क्रम में अगर बात करें तो सैयद सगीर अहमद ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो सेवानिवृत्त न्यायालय भी के न्यायाधीश के अधीन, लेकिन किसके, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहे थे। इसका मतलब आज से कह सकते हैं कि सारे जो अभी मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य अथवा अध्यक्ष बनते हैं वो सामान्यतः उच्च न्यायालय के ही क्या होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। लेकिन अपवाद के तौर पे कह सकते हैं सैयद सगीर अहमद जो है वो पहले कहां पे, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के भी क्या रहे हैं, ये न्यायाधीश रहे हैं। इसके अलावा नगेंद्र जैन, प्रकाश टाटिया जी और कांता कुमारी जी, ये सारे के सारे अध्यक्ष तो रहे हैं, लेकिन वो सेवानिवृत्त किसके, सुप्रीम कोर्ट के कभी भी क्या नहीं बन रहे हैं, वो न्यायाधीश नहीं रहे हैं। अब मैं थोड़ी और जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से दे दूं। कांता कुमारी जी का जब नाम आया, प्रकाश टाटिया जी भी जो है वो जिनका संबंध राज्य मानवाधिकार आयोग से रहा है, लेकिन कांता कुमारी जी इनका संबंध इसलिए है कि राजस्थान राज्य की पहली मानवाधिकार आयोग की वो अध्यक्षा भी रही हैं। तो अपने आप में ये बड़ा प्रश्न है कि अगर कभी कोई सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी महिला है जो किसी आयोग की अध्यक्ष भी रही है और वहां पे विकल्प के तौर पे आपसे पूछा जाए, तो आप इस प्रश्न के माध्यम से आप देखेंगे कि सवाल से आप चूकेंगे नहीं, और यही हमारे कहने का आशय था। चलिए बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ की संज्ञा किसने दी थी? दंतहीन बाघ का मतलब वो बाघ तो है, टाइगर तो है, लेकिन उसके पास में क्या नहीं है, दांत नहीं है। या हम दूसरे में उस उदाहरण से आपको ये कहूं कि एक सपेरा अपने पास में सांप रखता है, और वो सांप अपने जो है वो लोगों को दिखाता फिरता भी है, लेकिन वो काटता नहीं है। अर्थात उस सांप के जो है वो दांत निकाल लिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। उसको अब उस सपेरे को या जनता को उस सांप से डर नहीं लगता। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं अथवा काट दिए जाते हैं। और उसी के संदर्भ में ये एच.एल. दत्तू साहब ने ये कहा है कि मानवाधिकार आयोग तो बिन दांत वाला बाघ है, अथवा इसकी कहता मतलब कहता तो सबको है ये, लेकिन इसकी मान्यता कोई नहीं है। अर्थात अगर जो ये कहे उसकी बाध्यता, इसको राज्य सरकार माने अथवा नहीं माने, ये राज्य सरकार के मन में, या कह सकते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसको माने या नहीं माने। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया कि एच.एल. दत्तू ने कहा कि इसको दंतहीन बाघ की संज्ञा इन्होंने दी थी। तो ये इसका आंसर होगा। बाकी जो तीनों विकल्प है वो गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच कर सकता है। अब साहब सवाल ये पूछा जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग किसी की जांच कब क्यों करेगा? तो दो चीजें हैं, एक तो कर सकता है स्वयं प्रेरणा से अथवा सुमोटो। अगर उसके पास में किसी प्रकार से कोई सूचना प्राप्त ये हो जाए कि कोई चीज गलत हो रही है या किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, तब वो स्वयं प्रेरणा से भी सारी चीजें कर सकता है, किसी भी प्रकार की शिकायत को लॉन्च कर सकता है। चलिए ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, किसी पीड़ित द्वारा अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर यह तो बनता ही है कि राज्य मानवाधिकार के पास में व्यक्ति जाएगा कि मैं पीड़ित हूं और मेरे मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो तब तो संज्ञान उसको लेना ही होगा, स्वयं प्रेरणा से भी लेता है। इसके अलावा किसी पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, अर्थात ये कह सकते हैं कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है वो किसी कारणवश अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष अपनी लिखित अर्जी शिकायत पेश नहीं कर पाए,
तो भी कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के माध्यम से लिखित शिकायत कर सकता है कि वो प्रार्थी जो है वो है और उसके पास में इस प्रकार की समस्या है, वो या फिर वो इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है। ये भी हो गया। इसके अलावा उपरोक्त सभी, अर्थात हम कह सकते हैं कि तीनों जो ऊपर वाले जो विकल्प थे उनको कह सकते हैं कि पूरे के पूरे वो सही है और यही इसका कार्य है। अर्थात शिकायत की जांच वो कैसे भी कर सकता है, वो स्वयं प्रेरणा से भी कर सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा अगर वो उसके समक्ष आया है तो उससे भी अगर वो सवाल जवाब कर सकता है, उसकी शिकायत को लॉन्च कर सकता है। अगर वो नहीं भी आ पाए तो किसी के माध्यम से भी जो है जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो उसकी जांच कर सकता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा निम्न में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है? मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सवाल के अंदर नहीं है, सत्य असत्य के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए करते हैं विकल्पों की बात। पूर्व में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही बन सकता था, परंतु संशोधन के पश्चात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इस अध्यक्ष पद हेतु पात्र हैं। ऐसा नहीं किया गया, ये पूछा जा रहा है। चलिए दूसरा विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, इसको 3/70 कर दिया गया, पहले 5 वर्ष हुआ करता था। चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण अधीन सभी प्रशासनिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग आयोग का सचिव करेगा। बिल्कुल। चलिए अगला विकल्प बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पूर्व नियुक्ति का पात्र नहीं माना गया है। अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पूर्व नियुक्ति का पात्र नहीं माना गया है, यही नहीं है। अर्थात चौथा विकल्प ये कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है कि चौथा जो आंसर, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को पूर्व नियुक्ति का पात्र नहीं माना गया है और यहां पे नहीं, ये नहीं और ये नहीं, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? यही सही हो गया है। तो ऐसे सवाल आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों से पूछे जाने लगे हैं। काफी क्लिष्ट प्रश्न होते हैं, साथ में थोड़ा भाषा का भी थोड़ा आगे पीछे होता है कि नहीं है, असत्य है और सत्य है। इसके बारे में थोड़ा अगर उसको जोड़ करके देखा जाए तो भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट होती है और विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ता है और विद्यार्थी सवाल को गलत कर बैठते हैं। हमारा उद्देश्य है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा रिवीजन कर लें, अपना स्टैंडर्ड चेक कर लें कि आप सारे सवाल सही कर पा रहे हैं अथवा नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस प्रकार अपने राज्य मानवाधिकार आयोग का अभी जो पढ़ा सारी स्लाइडों के माध्यम से, तो वो एक सलाहकारी एक निकाय था और गैर संवैधानिक भी था वो। अर्थात संविधान के अंदर किसी प्रकार का भी उसका उल्लेख नहीं था। लेकिन अब हम बात करने वाले राज्य निर्वाचन आयोग की। जिस प्रकार राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कह सकते हैं या केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, वो एक संवैधानिक निकाय है और अगर जो संवैधानिक निकाय होता है तो उसकी शक्तियां भी अपने आप में विशिष्ट हो जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करता हूं आपसे कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया है और इसके बाद में इसको कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है और संविधान के कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है। तो चलिए गठन की बात करते तो 17 जून 1994 को इसका गठन किया गया। लेकिन सवाल मैंने आपको पहले भी कहा था कि गठन और कार्य प्रारंभ के अंदर स्थितियां हमेशा 2 होती हैं। तो 1 जुलाई 1994 को इसने 1 जुलाई 1994 को इसने कार्य करना शुरू कर दिया। तो गठन और कार्य करने की तिथि ये दोनों अपने आप में भिन्न है, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसका संविधान के कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो भाग 9 में, भाग 9 के अंदर जब पंचायती राज है वहां पे ही इसके गठन की बात की गई है और राज्य निर्वाचन जो आयोग है वही राज्य के अंदर जो जितनी भी प्रकार के जो पंचायत के जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव है उसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन अगर बात करें निचले स्तर की तो वहां पर
वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ही इसके चुनाव संपन्न करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग को सारी की सारी शक्तियां या किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत या कोई सामग्री अगर उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य स्तर पे कोई सक्षम कोई व्यक्ति करता है तो वो राज्यपाल करता है। बात करते हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर पंचायती राज के अंदर इसका उल्लेख है, और नगर पालिका के संबंध की बात करें तो वहां पे इसका कौन सा उल्लेख है। आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 के अंदर पंचायती राज अथवा कह सकते हैं कि पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित जितना भी जो उल्लेख संविधान के अंदर किया गया है वो 243 के में किया गया है। लेकिन बात करते हैं नगर पालिका के बारे में तो 243 से जेड ए में 243 जेड ए के अंदर नगर पालिका के चुनाव के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग की मैंने आपको पृष्ठभूमि के बारे में बताया। 17 जून 1994 में इसका गठन होता है। 1 जुलाई 1994 को इसको शुरू करा जाता है, इसकी शुरुआत होती है। अब बात करते हैं सदस्यों की। एक सदस्य निकाय है और इसकी नियुक्ति इसकी करता है राज्यपाल, लेकिन हटाता कौन है इसको? राष्ट्रपति। नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटाता कौन है इसको? अपना राष्ट्रपति हटाता है। इसके अलावा इसका एक सचिव होता है, और वही राज्य का निर्वाचन अधिकारी होता है, वर्तमान में मधुकर गुप्ता इसके क्या है? निर्वाचन अधिकारी हैं, जो यहाँ पे सारी की सारी अभी जो ड्यूटीज मैंने आपको बताई नगर पालिका और पंचायत समिति स्तर पे या ग्राम पंचायत लेवल तक की जितने भी प्रकार के जो चुनाव कंडक्ट होते हैं, इसको कौन करवाता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। मधुकर गुप्ता इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राजस्थान के होते हैं, सचिव स्तर के होते हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। अब चलिए मैं बात करता हूं आपसे और बताता हूं आपको राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव जिसको कह सकते हैं वो कौन थे? तो अमर सिंह राठौड़ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अथवा कह सकते हैं निर्वाचन अधिकारी थे या सचिव थे। बात करते हैं इसके बारे में, इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष दोनों में से एक चीज भी अगर पूरी हो जाए, जो भी पहले हो, उसी समय इसका कार्यकाल अपने आप में क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। इसके अलावा एक चीज मैं और बताऊं आपको, चुनावों से जुड़ी हुई काफी इंटरेस्टिंग भी है और सवाल कहीं से भी पूछा भी जाता है कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कौन सी विधानसभा में हुआ, और विधानसभा को पूछ भी लिया जाता है कि वो विधानसभा किस कालखंड के अंदर संचालित अथवा कार्यरत थी। तो 2003 के अंदर 12वीं विधानसभा थी। काल था 2003 का। इस समय ईवीएम की शुरुआत होती है। इसके साथ में आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और बता दूं कि 2003 के अंदर 3 प्रकार की बहुत बड़ी महिला शख्सियत थी, 3, जिसके अंदर कह सकते हैं राजस्थान की राज्यपाल, राजस्थान की मुख्यमंत्री और राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष, तीनों महिलाएं थी। सवाल आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि उस समय ऐसा कौन सा कार्यकाल था, ऐसी कौन सी विधानसभा थी जब तीनों महिला लीडर राजस्थान को संचालित कर रही थी? तो वो आंसर है 12वीं विधानसभा। 2003 ईवीएम की शुरुआत होती है। अब आपको बता दूं कि उस समय कौन था सीएम के तौर पे श्रीमती राजे, वसुंधरा जी राजे। अगर बात करें राज्यपाल की बात करते हैं तो यहां पे अपने को देखने आपको मिलता है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने 2007 के बाद में राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित करा, उससे पहले वो राजस्थान की क्या थी? राज्यपाल भी थी। तो राज्यपाल के बारे में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की। तो विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे कार्य उस समय करा था सुमित्रा सिंह उस समय में तात्कालिक समय में विधानसभा अध्यक्ष भी थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग इस स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि 2003 के अंदर 12वीं विधानसभा चल रही थी, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और बताता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले नोटा का प्रयोग कब किया गया? राजस्थान के अंदर सबसे पहले नोटा का प्रयोग 12वीं विधानसभा
12वीं विधानसभा नोटा का प्रयोग जो है वो 14वीं, माफ कीजिएगा 14वीं विधानसभा 2013, 14वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा में सबसे पहले नोटा का प्रयोग किया गया। और कब संचालित थी? तो वो थी 2013। 2013 के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर सबसे पहले नोटा का प्रयोग किया गया। पूछा जा सकता है कि कौन सी विधानसभा के दौरान किया गया? तो ये था कौन सा? 14वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं कि वर्तमान में तो अभी राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था की जो सबसे प्रमुख है वो अभी वर्तमान में श्रीमती उषा शर्मा है। लेकिन मैं आपको और पहले बता दूं कि इससे पहले भी राजस्थान की मुख्य सचिव एक महिला रही हैं और उनका नाम था 2009 के अंदर रही हैं श्रीमती कुशाल सिंह। श्रीमती कुशाल सिंह जो थी वो राजस्थान की पहली वो सीएस रही हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, आपके काम आ सकता है और सवाल कहीं ना कहीं बन सकता है कि पहली कौन सी थी। अब वर्तमान में अगर श्रीमती उषा जी शर्मा है तो पहले कौन थी, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो ये सामान्य जानकारी पृष्ठभूमि के बारे में मैंने आपको बताया कि एक सदस्यीय निकाय होता है, संवैधानिक निकाय है। 243 के और 243 ZA के द्वारा जो है ये संविधान के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। 9वां भाग है इसका और पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव संपन्न कराता है। राज्यपाल के द्वारा सारी इनको सामग्री दी जाती है और सारी चीजें राज्यपाल के माध्यम से ही संपादित की जाती हैं। प्रथम निर्वाचन जो अधिकारी थे राजस्थान के वो अमर सिंह राठौड़ थे, वर्तमान में मधुकर गुप्ता इसके सचिव हैं। तो ये सारी जानकारी आपने पढ़ी। अब बढ़ते हैं MCQs की तरफ, जहां आपको बताते हैं कि कौन कौन से सवाल हम बना करके लेके आए जो आपके लिए हो सकते हैं परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण और लाभदायक। चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन है। इसका गठन 17 जून 1994 को हुआ है तथा कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 को शुरू करा। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक सदस्यीय आयोग है और संवैधानिक निकाय भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243 के और ZA और अनुच्छेद 324 के प्रावधानों 324 अगर हम बात करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग, उसी के समानांतर अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय अगर निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 के अंदर इसके प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और 243 के अंदर किया गया है इसका राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियों का निर्माण सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा जो भी वर्ष पहले हो। इसमें इसका उत्तर कौन सा होगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसका यह है कि इसका कार्यकाल का जो है वो होगा एक, यहां पे जो है वो 2 वर्ष लिखा हुआ है इसका, और इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये सारा इसका उत्तर है। ये 5 वर्ष गलती से यहां पे 2 वर्ष है, 2 वर्ष का कोई कार्यकाल नहीं है, इसका 5 वर्ष का कार्यकाल है। और वर्तमान में इसका जो उत्तर हो जाता है वो 1, 2, 3 अर्थात 5 साल का कार्यकाल है, 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हो, एक सदस्य निकाय है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हटाता इसको राष्ट्रपति। आर्टिकल 324 के द्वारा केंद्र सरकार का निर्वाचन है, उसको अनुच्छेद के माध्यम से शक्तियां दी गई हैं। समानांतर रूप से देखा जाए तो 243 के और 243 ZA के माध्यम से राज्य का जो निर्वाचन अधिकारी होता है उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो इतनी सारी डिटेल्स मैंने आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताई। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य निर्वाचन आयोग का आयुक्त नहीं रहा है? सवाल आपको नहीं रहा से पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर मैंने आपको बार बार बताया नहीं और सही का, तो अमर सिंह जी राठौड़ प्रथम रहे हैं, अमर सिंह जी राठौड़ प्रथम रहे हैं, रामलू भैया जी भी रहे हैं, इंद्रजीत जी खन्ना भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं रही हैं। अर्थात ये पहले पूर्व CS रही हैं। पूर्व CS का मतलब चीफ सेक्रेटरी रही हैं, लेकिन ये राज्य की निर्वाचन आयोग की आयुक्त ये नहीं रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग पहली बार किया गया? राजस्थान के अंदर पहली बार नोटा का प्रयोग जो मैंने आपको बताया था 14वीं विधानसभा थी और 2013 के समय के आसपास का समय था। उस समय पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि 2003 के अंदर EVM का प्रयोग जो है वो सबसे शुरुआत इसकी पहले हुई थी। 12वीं विधानसभा थी, तीनों मैंने महिलाओं का नाम आपको बताया था। जो राजस्थान की
कमान जो उसकी संभाली हुई थी कहीं ना कहीं किसी अलग, जैसे कह सकते हैं विधानसभा की अध्यक्षा भी थी, राज्यपाल भी थी, मुख्यमंत्री भी थी। तो ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। राजस्थान में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया? ईवीएम का प्रयोग जो अभी मैं आपको बोल रहा हूं 12वीं विधानसभा 2003 का संबंध अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ पे 3 महिलाएं राजस्थान को कमान कर रही हैं, राज्यपाल के तौर पे, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे और मुख्यमंत्री के तौर पे भी। तो ये 12वीं विधानसभा थी जहां पे पहली बार जो है वो ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। बाकी तीनों के तीनों ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को पद से कौन हटाता है? देखो, हटाना और निलंबित करना, हटाना और निलंबित करने में फर्क है। तो राज्य निर्वाचन आयोग को पद से तो हटाता है राष्ट्रपति, लेकिन अगर उसको निलंबित करने का हो, सवाल पूछा जा सकता है, सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन इसको निलंबित कर सकता है, तो निलंबित इसको कर सकता है राज्यपाल, लेकिन हटाने का कार्य कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति महोदय। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम बात साथ के साथ ही करने वाले हैं राज्य वित्त आयोग की। राज्य वित्त आयोग के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे दूं। जिस प्रकार केंद्र के अंदर वित्त आयोग होता है और कौन से आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर देखा जाए संविधान के, अगर केंद्र की अगर बात करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके? राज्य निर्वाचन आयोग की। गठन की बात करते हैं। गठन की बात करें तो 24 अप्रैल 1994 को इसका गठन किया गया, लेकिन कार्य शुरू कब किया गया? ये हर बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल को वैसे देखा जाए तो 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल को और वो 31 मार्च तक रहता है। तो सामान्यतः अगर आप थोड़ी सी आईक्यू लगाएंगे कि गठन कब हुआ और इसने कार्य प्रारंभ शुरू करना कब किया, तो आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 1995 को इसका आपने कार्य करना इसने शुरू किया। अब बात कर रहे थे कि संवैधानिक निकाय है अथवा नहीं है, तो बिल्कुल ये संवैधानिक संस्था है और उल्लेख इसका भाग 9 के अंदर इसका उल्लेख है। और अगर करते हैं बात भाग 9 क के अंदर नगर पालिका का करेंगे और पंचायती राज के बारे में भी आपको बताने वाला। तो पंचायती राज का अगर उल्लेख करते हैं, पंचायती राज का अगर उल्लेख करते हैं तो 243I के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और लेकिन अगर बात करते हैं नगर पालिका की अगर बात करेंगे तो बात करेंगे 243Y। दोबारा ध्यान से सुने, अनुच्छेद 243I के अंदर जो है वो पंचायती राज का है और नगर पालिका की बात करें तो वहां पे वाई का है। भाग 9 का मैं ऑलरेडी पहले से आपसे जिक्र कर ही चुका हूं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन के प्रावधान के बारे में केंद्रीय स्तर पे बात करी गई है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो ये सारी चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े इसके कार्यकाल की बात मैं आपको करूं तो 5 वर्ष कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है, हटाता भी इसको राज्यपाल ही है। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है, हटाता भी इसको राज्यपाल ही है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है और हर 5 साल के बाद में अपने आप ही इसका गठन हो जाता है। चलिए इतनी सारी चीजें अपन ने पढ़ी। अब बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष के गोयल। और अगर अब की बात करें तो जो वर्तमान में चल रहा है छठवां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर सदस्यों की बात करें तो पहले सदस्य हुआ करते थे 1/4। पहले का मतलब होता था 1 अध्यक्ष और 4 इसके सदस्य। वर्तमान में इसकी क्या व्यवस्था है? वर्तमान में व्यवस्था है 1 अध्यक्ष होगा और 2 इसके सदस्य होंगे। अब बात करेंगे कि वर्तमान में इसके सदस्य पूछा जा सकता है सवाल, तो यहां पे हो सकते हैं कि
एक तो अभी वर्तमान में सांगानेर के वर्तमान में जो विधायक हैं अशोक लाहौटी जी, अशोक लाहौटी जी इसके अध्यक्ष हैं और लक्ष्मण सिंह इसके सदस्य हैं, प्रद्युमन सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके पहले 5वां वित्त आयोग था। अगर सवाल कहीं ना कहीं आपको मैचिंग मिलाने के लिए दे दिया जाए तो यहां पे थी 5वें वित्त आयोग की जो अध्यक्षा जो थी उनका नाम था सुश्री ज्योति किरण। सुश्री ज्योति किरण 5वें वित्त आयोग की अध्यक्षा रही है। अब बात आपको और मैं बताता हूं साथ के साथ ही के गोयल यहाँ के इसके सबसे पहले अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, हीरालाल जी देवपुरा, हीरालाल जी देवपुरा राजस्थान के अंदर वित्त आयोग के अध्यक्ष तो बने हो, साथ ही साथ वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पूछा जा सकता है सवाल आपसे किसी परीक्षा के माध्यम से भी। इसके अलावा साथ और बता दूं कि सबसे न्यूनतम अगर अध्यक्ष का कार्यकाल किस व्यक्ति का रहा है तो वो नाम भी जाता है हीरालाल जी देवपुरा के नाम से। हीरालाल जी देवपुरा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, और सबसे कम कार्य जो काल रहा था वो भी इन्हीं का रहा था। ये सामान्य जानकारी जो थी राज्य वित्त आयोग के बारे में वो इस स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको बताई, जिसकी इसकी पृष्ठभूमि, इसकी स्थापना, गठन, कार्य करना कब शुरू करा, कितने सदस्य होते हैं, पहले इसकी सदस्य प्रणाली में क्या अंतर आया है, वर्तमान में कौन थे, पहला कौन था, अंतिम कौन था, 5वां कौन था, सदस्य कौन है, इसके बारे में सामान्य जानकारी मैंने आपको दी। अब बात करते हैं इसके जुड़े हुए सारे के सारे प्रश्नों से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ तथा इसने कार्य करना शुरू कब करा? तो सीधा का सीधा 24 अप्रैल 1994 तथा 1 अप्रैल 1995 को। मैंने आपको बताया ही था कि 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 1995 को इसका गठन हो गया, और सॉरी 1 अप्रैल 1995 को इसने कार्य करना शुरू कर दिया, और 24 अप्रैल 1994 को इसने, ये देखिए यहां पे मैंने गठन लिखा है और यहां पे मैंने कार्य प्रारंभ करना शुरू करा है। 1 अप्रैल 1994, 1 अप्रैल 1995, सारे के सारे फैक्ट अपने आप में क्या है, गलत है। और सही इसका जो उत्तर है वो ये है कि 24 अप्रैल 1994 को इसका गठन हुआ और उसके बाद इसने कार्य प्रारंभ शुरू करा इसने 1995 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है? कौन से उल्लेख के अंदर है? थर्ड के अंदर 243 के अंदर मैंने आगे आपको और बताया था, आई भी है, वाई भी है, नगर पालिका के लिए भी है और पंचायत के लिए भी है। 243 अनुच्छेद 243 का उल्लेख में राज्य का वित्त आयोग मिलता है, जबकि 280 के अंदर केंद्रीय। ये भी दोनों चीजें मैंने आपको, ये राज्य का हो गया और ये हो गया केंद्र का। चलिए बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? निम्न में से कौन सा अध्यक्ष नहीं रहा है? तो यहां पे आप ज्योति किरण जी के बारे में मैंने आपको 5वें की थी, प्रद्युमन सिंह जी भी है, बिड्डी कला चौथे के थे, दीपेंद्र सिंह जी शेखावत जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे वो वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो 3 अध्यक्ष ऑलरेडी पहले से आपको दिख ही रहे हैं, चौथा, 5वां, 6ठा, और दीपेंद्र जी जो शेखावत है वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यानपूर्वक पढ़े। अनुच्छेद 280 बता चुका हूं के तहत केंद्र में वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 में सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई, बिल्कुल करेक्ट है। जबकि यहां पे असत्य बोल रहा है। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 243 पंचायती राज के अंदर 243 में है, बिल्कुल है। ये एक गैर संवैधानिक संस्था, एक बहुउद्देशीय, बिल्कुल ये बहुउद्देशीय सही है। गैर संवैधानिक संस्था अर्थात कह सकते हैं गैर संवैधानिक संस्था ये नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख है, तो ये क्या हो सकता है, अपने आप में गलत होता है। बाकी सारे के सारे क्या है, ये सत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य के 5 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे थे? मैंने आपको बताया था ऑलरेडी पहले से कि इसमें श्रीमती ज्योति किरण 5वें वित्त आयोग की क्या रही हैं, अध्यक्षा रही हैं। यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। प्रद्युमन सिंह जी 6ठे के हैं, चौथे के हैं और ये 5वें के। चलिए बात करते हैं ऐसे कौन से जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फैक्ट मैंने आपको बताया। हीरालाल जी देवपुरा जो थे वो अध्यक्ष भी थे। सबसे कम न्यूनतम जिनका कार्यकाल था उसके बारे में भी हमने पृष्ठभूमि की चर्चा करी थी, और ये अध्यक्ष भी रहे थे और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। सबसे कम इनका कार्यकाल भी रहा था। चलिए अब बात करने वाले राज्य सूचना आयोग के बारे। राज्य सूचना आयोग के बारे में जितनी पृष्ठभूमि में आपको बताऊंगा, सवाल उसी से सामान्यतः पूछे जाते हैं। गठन की बात करते हैं तो 18 अप्रैल 2006 को 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन किया गया।
क्योंकि आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन जब एक्ट आया था उसी के बाद में इसकी जरूरत पड़ी थी, राज्य सूचना आयोग की जरूरत पड़ी थी, तो 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन किया गया। बात करते हैं कि संवैधानिक है अथवा गैर संवैधानिक है, तो जी बिल्कुल ये गैर संवैधानिक, सलाहकारी और एक परामर्शकारी बहुसदस्यीय एक निकाय है और इसका किसी प्रकार का संवैधानिक उपबंध कहीं पे भी नाम इसका नहीं लिया जाता है। बात करते हैं नियुक्ति की, नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है, हटाता भी इसको राज्यपाल है, लेकिन इसका अगर चयन करा जाता है, चयन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो चयन किया जाता है उसके अंदर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन हो गए? मुख्यमंत्री जी हो गए। विपक्ष के नेता इसके क्या हो गए? सदस्य हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इसके क्या हो गए? सदस्य हो गए और साथ में विपक्ष के नेता हो गए। तो ये सारे के सारे बहुसदस्य निकाय हैं और 3 सदस्यों के माध्यम से, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है, इसका क्या किया जाता है? चुनाव कर लिया जाता है। और इसके अलावा वर्तमान में अब कह सकते हैं कि पहले जो है इसके सदस्य 2 थे, वो ज्यादा हुआ करते, लेकिन वर्तमान में 1/2, 1/2 का मतलब ये है कि 1 अध्यक्ष और 2 इसके सदस्य। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं इसके कार्यकाल अथवा इसकी जो एज है कि कहां तक वो रह सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊं कि पहले हुआ करता था कि 5-65, पहले हुआ करता था 5 साल कार्यकाल हुआ करता था इसका, 5 साल और 65 वर्ष, कम करके 2019 का जो आरटीआई का जो एक संशोधन आया था 2019 के अंदर, उसके अंदर सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया, अर्थात 3 ऑब्लिक हो गए हैं 70। अब बात करते हैं कि प्रथम, पूछा जा सकता है सवाल कि प्रथम राज्य सूचना आयोग कौन थे? तो वो थे एमडी कोरानी। एमडी कोरानी जो है इसके क्या रहे थे? सबसे पहले सूचना आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अमेंड करके बताऊं कि इसके अंदर जो 5 साल का कार्यकाल और इसके साथ में ही हो गया, ये 2019 के अंदर इसको शुरू किया गया और अभी वर्तमान में इसको 365 कर दिया गया है। 365 का मतलब कि पहले 5 साल हुआ करता था, 2019 का जो एक्ट आया उसके अंदर उसको कर दिया गया 365, अर्थात 3 साल का कार्यकाल होगा और उम्र कितनी होगी? 365 होगी। बहुसदस्यीय निकाय है, गैर संवैधानिक है, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाता है और उसके अंदर इनको चुन लेते हैं विपक्ष का नेता और कैबिनेट मिनिस्टर इसका सदस्य होता है। एमडी कोरानी इसके सबसे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे और वर्तमान में जो है डीबी गुप्ता इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी और कि शीतल धनखड़ और नारायण बारट, शीतल धनखड़ और राणा बारट, शीतल धनखड़, नारायण बारट, ये भी वर्तमान में इसके सदस्य हैं। सदस्यों का कार्यकाल मैंने आपको बता ही दिया है, 3 वर्ष और 65 साल। पहले हुआ करता था ये 5-65, जिसको घटा करके 2019 के अंदर ये इसको कम कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न इससे जुड़ा हुआ, राज्य सूचना आयोग एक निकाय है, गैर संवैधानिक है, बिल्कुल सही पढ़ पा रहे हैं, परामर्शकारी है, बिल्कुल सही है, बहुसदस्यीय है, बिल्कुल 2+1 है, और उसके अलावा उपरोक्त सभी, तो आंसर होगा द, इसका मतलब उपरोक्त सभी हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य सूचना आयोग की स्थापना होती है 18 अप्रैल 2006 को। 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य आयुक्तों का प्रावधान है? तो टोटल हो सकते हैं 10, और वर्तमान में कितने हैं? 1+2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उनके पद से हटाने की शक्ति का प्रावधान किस में निहित है? बिल्कुल उन्हीं में ही निहित है। आप चक्कर में मत पड़ जाना कि यहाँ पे राष्ट्रपति की तरफ मत चले जाना, मुख्यमंत्री जी की तरफ मत चले जाना, मुख्य न्यायाधीश की तरफ मत चले जाना, यह प्रावधान राज्यपाल में ही निहित है। चलिए, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पे की जाती, जिसके सदस्य होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। मुख्यमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, और विपक्ष का इसका नेता होता है। उपरोक्त सभी अर्थात तीनों सदस्य, एक अध्यक्ष और दो सदस्य जिनके द्वारा जो अपने सारे जो सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला सवाल, किस संशोधन के द्वारा राज्य सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल
565 से घटा करके और 365 कर दिया गया था, तो ये होगा अर्थात पहला राज्य सूचना अधिकार अधिनियम 2019 के द्वारा इनकी एज और इनका कार्यकाल दोनों को ही क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया, अर्थात इनको ये कर दिया गया था 3 साल और 65 वर्ष। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब बात करने वाले हैं राज्य लोक सेवा आयोग। मैं आपको प्रश्न पूछने से पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको कुछ बताता हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, इसका जो है सबसे पहले गजट नोटिफिकेशंस कब निकले, इसके बारे में सारी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। 16 अगस्त 1949 को 16 अगस्त 1949 को सबसे पहले मैं बताता हूं कि उस समय हमारे जो महाराजा प्रमुख जिसको कहते हैं राज्यपाल जो थे, राज्यपाल हुआ करते थे, तो सबसे पहले राज प्रमुख जिनको कहा जाता था, तो उस सबसे पहले राजस्थान के थे वो राज प्रमुख थे राजा मानसिंह सेकंड द्वितीय। 16 अगस्त 1949 को उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया और 20 अगस्त अध्यादेश देखो 16 अगस्त 1949 को सबसे पहले आरपीसी के लिए एक अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन गजट नोटिफिकेशन जिसको कह सकते हैं कि राजपत्र में जब ये छपा था तो उस समय तारीख हो गई थी 20 अगस्त 1949 को गजट नोटिफिकेशन में ये प्रकाशित हुआ। तो अगर गठन की बात कर रहे हैं अपन तो 20 अगस्त 1949 को इसका गठन हुआ और कार्य प्रारंभ करना इसने 22 दिसंबर 1949 को करा था। 22 दिसंबर 1949 को इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू किया। बात करते हैं कि संवैधानिक निकाय है अथवा नहीं है। बिल्कुल संवैधानिक निकाय है और कौन से अनुच्छेद में आता है, कौन से भाग में आता है, मैं बताने वाला हूं। भाग 14 के अंदर भाग 14 अनुच्छेद की मैं आपको बात करता हूं तो बताता हूं कि अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक, भाग 14 315 से लेकर के 323वां अनुच्छेद, 315 से 323 अनुच्छेद, भाग और अनुच्छेदों के बारे में सामान्यतः ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सदस्य कितने बने थे, तो अभी मैं बता देता हूं कि अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या 1+7 है, अर्थात एक अध्यक्ष होगा, 7 इसके सदस्य होंगे। निलंबित करने का, हटाने का अधिकार और त्यागपत्र देने का अधिकार, तीनों ही प्रश्न अपने आप में कलिष्ठ हैं। मैं इनको इस प्रश्न के माध्यम से, इस पृष्ठभूमि के माध्यम से आपको क्लियर कर दूं कि नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है, हटाता इसको राष्ट्रपति है, लेकिन त्यागपत्र अगर देना हो किसी व्यक्ति को, स्वैच्छिक अगर त्यागपत्र देना हो तो वो देगा किसको, राज्यपाल को ही देगा। चलिए बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि इसका कार्यकाल कितना है। कार्यकाल तो है इसका 6 वर्ष। कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल है इसका 6 वर्ष। उम्र कितनी है, उम्र है इसकी 62 वर्ष। लेकिन मैं आपको और बताता साथ चलूं कि पहले 62 वर्ष नहीं थी, पहले थी इसकी 60 वर्ष। पहले 60 वर्ष हुआ करती थी, उसके बाद इसको कर दिया गया 62 और 41वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको कर दिया गया 62। 41वें संविधान संशोधन के द्वारा 41वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको कर दिया गया 62। पहले हुआ करती थी 60 और कार्यकाल होता है इसका 6 वर्ष। दोनों में से कोई भी पूर्ण हो जाए तो अपना त्यागपत्र अपने आप ही स्वतः ही दे देता है। अब कैसे चुने जाते हैं साहब, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद की सलाह से मुख्यमंत्री उनको क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। उसके बाद में राज्यपाल महोदय के पास में वो सारी की सारी चीजें लेके जाते हैं और राज्यपाल महोदय उनकी अनुशंसा कर देते हैं। वो राज्य के, वो जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष भी बन जाते हैं और उसके जो सदस्य हैं वो भी बन जाते हैं। उसमें उपाध्यक्ष का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। बढ़ते हैं थोड़ी और जानकारी के साथ में कि राजस्थान के पहले कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी सदस्य कौन थे। मैं बता दूं, सबसे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे एस के घोष इसके अस्थायी थे। और अगर स्थायी की बात करी जाए तो एस सी त्रिपाठी इसके स्थायी इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये अस्थायी थे और ये थे स्थायी। तो ये दोनों सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको और बता देता हूं कि राज्यपाल को आरपीसी कौन से अनुच्छेद के माध्यम से प्रतिवेदन सौंपती है। तो हर साल वार्षिक तौर पे देखा जाए तो अनुच्छेद 323 के तहत आरपीसी हर साल राज्यपाल के सामने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि ये हमारा
एक साल का कैलेंडर है, हमने कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित कराई और कौन कौन से क्रियाकलाप आयोजित एक साल के दौरान किए गए। लेकिन चलिए ठीक है, अब मैं आपको और बता दूं कि अनुच्छेद 319 के तहत कुछ बाध्यताएं अध्यक्ष अथवा सदस्यों को भी है कि सेवानिवृत्ति के बाद में अध्यक्ष और सदस्य किसी भी प्रकार के लाभ के पद को सुशोभित नहीं कर सकते, अर्थात लाभ का पद वो प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि सर्वाधिक अगर कार्यकाल रहा है तो डीएस तिवारी का सर्वाधिक कार्यकाल हो गया डीएस तिवारी का। तो बात कर लेते हैं कि सबसे कम किसका रहा है, तो कम रहा है पप्पू सिंह यादव का, पीएस यादव का सबसे कम रहा है। 1997 के आसपास रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया ही नहीं यहां पे कि इनका कार्यकाल कब से था। 1951 से लेकर के 1958 तक, 1951 से लेकर के 1958 तक डीएस तिवारी साहब का कार्यकाल रहा है, जो राजस्थान के इतिहास में अभी तक किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको और बात बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यपाल भी रहा और आरपीएससी का अध्यक्ष भी रहा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राज्यपाल भी रहा और उसके बाद में अध्यक्ष भी रहा, किसका, आरपीएससी का, रघुकुल तिलक जो है वो राज्यपाल तो रही हैं। सवाल पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष आरपीएससी और राज्यपाल दोनों ही जो है वो कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं रघुकुल तिलक। अब मैं आपको और एक बात बता देता हूं कि एन के बैरवा एक ऐसे व्यक्ति थे जो सचिव भी रहे और उसके बाद में अध्यक्ष भी बने। एन के बैरवा के नाम से 2 रिकॉर्ड है अपने आप में, एक तो वो सचिव भी रहे हैं और साथ में दूसरे वो अध्यक्ष भी रहे हैं। ये दोनों जो हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको पृष्ठभूमि के माध्यम से आपको पहुंचाई कि कौन कौन सी चीजें आरपीएससी के द्वारा हाल ही के दौरान प्रश्नों के माध्यम से पूछे जाने लगी हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, बिल्कुल गलत है। यहां पे 62 वर्ष हो जाएगा अपने आप में, कौन सा सही नहीं है। सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति उस पद पर पुनर्नियुक्त का प्रावधान होगा, बिल्कुल होगा। सदस्य पुनर्नियुक्त हो सकता है, सदस्य को उसके पद से राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकेगा, बिल्कुल किया जा सकेगा। हटाने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं, निलंबित करने का कार्य राज्यपाल महोदय करते हैं। और इसके अलावा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और 6 वर्ष अब्लिक 62 वर्ष मैंने आपको बताया था, ये इनका कार्यकाल भी रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को करता है। राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो लोक सेवा अपने आयोग का जो अध्यक्ष है राज्यपाल जो होता है उसके समक्ष वो प्रस्तुत वो करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा की शर्तों को कौन लागू करता है। सदस्यों की संख्या और उनकी संख्या और सेवा की शर्तों को लागू करने वाले का काम कौन करता है, यह करता है राज्यपाल। राज्यपाल सेवा और संख्या दोनों को क्या करता है, वो हैंडल करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा है, तो डीएस तिवारी का कार्यकाल 1951 से लेकर के 1958 तक रहा है। जबकि पप्पू सिंह यादव का कार्यकाल सबसे कम रहा है। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, पप्पू सिंह का कम रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के आरपी अध्यक्ष को कौन निलंबित कर सकता है। निलंबित करना और हटाने का कार्य, निलंबित करने का कार्य कर सकता है राज्यपाल, हटाने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष जितनी कितनी है? 7+1, 7+1 अर्थात 8। ये इसका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की किस रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था? मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारी ऐसी जो रियासतें थी जहां पे पहले से प्रशासनिक अधिकारियों का नियुक्ति उनका चयन किया जाता था, और इसके अंदर जयपुर में हुआ करता था, बीकानेर में हुआ करता था, जोधपुर में हुआ करता था। कोटा इसका आंसर नहीं है। यह कह सकते हैं कि ऐसी रियासत थी जिसमें पहले लोक सेवा आयोग नहीं हुआ करता था, अर्थात वहां पे ऐसी कोई जितने भी सदस्य बनाए जाते हो या किसी प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाता हो तो ऐसी वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा करके कर दिया गया 62 वर्ष। बिल्कुल सही बात है, असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये। आरपीसी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सिफारिश करती है। बिल्कुल सही है। आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आरपीसी के सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं और आरपीसी के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति सचिव के माध्यम से करते हैं, अध्यक्ष की सलाह पर। आंसर होगा ये स। आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वेतन भत्ते की संचित निधि राज्यपाल, कहने का मतलब राज्य की संचित निधि से किए जाते हैं। राज्यपाल जो अपना वेतन पाता है वो राज्य की संचित निधि से पाता है। उसी प्रकार समानांतर रूप से देखा जाए तो लोक सेवा आयोग, जितने भी प्रकार के संवैधानिक आयोग जो राजस्थान अथवा किसी राज्य में संचालित होते हैं, उनका वेतन भत्तों का संचित निधि कौन सी होती है? राज्य की होती है, ना कि वो केंद्र की होती है। तो अपने आप में ये वाला है, बाकी सारे के सारे क्या है? सत्य है। तो इस प्रकार हमने इस क्लास के दौरान बहुत सारे ऐसे आयोग, संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, परामर्शकारी संस्था, सलाहकारी संस्था के बारे में जितने प्रकार के एमसीक्यूज बन सकते थे, हमारा प्रयास ये था कि आप तक ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स के साथ में सारी चीजें सम्मुख आपके रख पाए, जो किसी ना किसी लिहाज से, एग्जाम्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इसी कड़ी को हम लगातार आपके समक्ष लेते आते रहेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस के माध्यम से लोगों को, अपने साथियों को, विद्यार्थियों को शेयर करें और ये रीच सब विद्यार्थियों तक पहुंचती रहे। और हमारा पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो एग्जाम्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, उसके वीडियोस हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।